Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Attempt Path, and today we will be doing with the chapter 6 of our biology series, the cell. Okay, तो हमने पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देखे। मैंने आपको बताया था सेल्स क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, राइट? तो कंपोजिशन जब हमने डिस्कस करी थी तो हमने सेल को भी डिस्कस किया था, बिकॉज सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल की बात करें तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, एंड आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो कॉम्पोजिशन हुई क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कह रहे हैं, राइट? बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मतलब अगर ऐसे ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे ही होते हैं। बिल्डिंग में ब्रिक्स हम ऐसे ही लगाते हैं, राइट? तो ब्लॉक हमारी बॉडी में सेल्स भी इसी तरीके से, राइट? तो फिर ये हो गए हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। एंड स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या सेल्यूलर बायोलॉजी भी हम उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकी स्टडी को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी या फिर सेल्यूलर बायोलॉजी भी हम कह सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आर मेड अप ऑफ सेल। अब यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल, एंड मल्टीसेल्युलर मल्टीपल, दैट इज मल्टीपल नंबर ऑफ cells. Therefore, a cell is the basic unit of life, capable of carrying out a life process such as metabolism, growth and reproduction. ठीक है? अगर हम सेल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म। ओके, जब भी हम स्ट्रक्चर को इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो सेल है इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, किसके अंदर एक इट इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। जैसे ये मेम्ब्रेन है, राइट? इसमें है साइटोप्लाज्म, ठीक है, विच कंटेन मेनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, तो ऐसे। तो नंबर ऑफ जो सेल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में जितने सेल्स हैं उतने ही एलिफेंट में भी हो, और जरूरी नहीं है कि जितने एंट में है, राइट, उतने ही हमारे ग्रास हॉपर में हो, है ना? तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। तो ह्यूमन कंटेन अराउंड 40 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है? कितने अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेके चले तो 40 ट्रिलियन लगा लो, 40 ट्रिलियन सेल्स, ओके। अब अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, मतलब किसने इसकी डिस्कवरी करी थी, किसने रिसर्च किया था कि सेल्स कहाँ से आए थे, मतलब, ठीक है ना? तो अगर वो देखें तो डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक 1665, ठीक है। द फर्स्ट ऑब्जर्व सेल्स इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉर्क क्या था? जैसे एक बार्क हो गई ना, तो उसका छोटा सा पीस, उसे कॉर्क। एंड ही कॉइन्ड द टर्म सेल, ठीक है। तो ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल, ये इन्होंने अपनी एक बुक है इनकी, मैंने जब आपको बात पढ़ाया था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल करी। तो फादर ऑफ सेलुलर बायोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। तो उनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। उसमें उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन ले रखा है पूरा डिस्कवरी ऑफ सेल का, ठीक है। तो ही कॉइन्ड द टर्म सेल। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, या फिर रॉबर्ट हुक की कौन सी बुक है? माइक्रोग्राफिया, है ना? द सेल्स ऑब्जर्व्ड वर नॉन लिविंग सेल्स, वॉल्स ऑफ डेड प्लांट टिश्यू, क्योंकि इन्होंने कॉर्क की तो लिया था, सपोज करो पेड़ पे से तोड़ के तो नहीं, नीचे पड़ा होगा, उठा लिया, ठीक है, फिर उसको एग्जामिन किया। तो सेल्स वर नॉन लिविंग सेल्स, वॉल्स ऑफ डेड प्लांट टिश्यू, ठीक है। और वैसे भी जो बार्क होती है वो बहुत हार्ड होती है, राइट? सॉफ्ट मटेरियल नहीं होता है, वो हार्ड मटेरियल होता है। तो वो एक डेड प्लांट टिश्यू को उन्होंने जिसका उसमें उन्होंने कुछ देखा था, स्मॉल रूम्स ऐसा कुछ बना हुआ था, ऐसा। तो उन्होंने उसको सेल बोला। सेल मतलब ऐसे आपने देखा सेल, जेल में भी, जेल को भी जैसे जो जेल्स होते हैं लाइक कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें भी सेल कहते हैं। तो उनका मतलब ही यही था, सेल्यूलर मीनिंग स्मॉल रूम, छोटे छोटे कमरे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था? एंटॉन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटॉन वैन ल्यूवेनहॉक अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटॉन वैन ल्यूवेनहॉक, राइट? इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, एंड ही वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल्स
बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स, प्रोटोजोआ, लिविंग सेल्स, छोटे छोटे सेल्स उन्होंने मतलब उनमें कुछ उन्होंने हरकत देखी तभी तो वो लिविंग सेल्स कहलाए, जैसे बैक्टीरिया, स्पर्म सेल्स, प्रोटोजोआ। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उन्होंने खोज करी थी। ही डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स, मतलब लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे थे। सपोज करो ऐसा था और चल रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम छोटा एनिमल ही कहेंगे, नहीं तो बहुत छोटा सा एनिमल है, तो ही कॉल्ड देम एनिमलक्यूल्स। नेक्स्ट था सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने लिखी थी? शिल्डीन एंड श्वान, 1838-39 के टाइम पे। जो मैथ्यूस शिल्डीन थे, ही वॉज अ बॉटनिस्ट। एंड बॉटनिस्ट कौन थे? जो प्लांट्स की स्टडी करते रहे। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने ये कहा था। फिर तो थियोडर श्वान, वो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो उन दोनों की थ्योरी को मिला के ये बताया गया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से। एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चीज थी, ये इन्होंने सेल थ्योरी बताई थी। फिर एक थे रुडोल्फ वर्शो, उन्होंने सेल थ्योरी, अच्छा जो सेल थ्योरी शिल्डीन एंड श्वान ने दी थी उसमें उन्होंने दो postulates दिए थे, लाइक कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जो रुडोल्फ वर्शो थे 1855 में, उन्होंने कहा कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब जो अभी एक सेल है, फिर उससे बने दो सेल, फिर इन दो सेल से बने दो सेल, तो चार सेल, फिर इनसे भी बने चार सेल, फिर आगे इनसे बने चार सेल। तो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने ये दिया था। फिर मॉडर्न एडिशन टू सेल थ्योरी की अगर बात करें तो एनर्जी फ्लो अकर विद इन सेल, सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, वो तो फिर चलो आगे बढ़ता ही चला गया था, राइट। अब हमें देखना है, अब हम इसमें कोई डॉक्टरी तो कर नहीं रहे, राइट। तो हमें ये देखना है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आ चुका है पहले, हमें वो पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली बात है आपसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज सेल, राइट। फिर या फिर ये पूछ सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसका आंसर हो जाएगा सेल, राइट। या फिर इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ऑप्शन में होगा तो उसमें होगा सेल, ठीक है। फिर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से बन सकता है वो है कि हु डिड द डिस्कवरी ऑफ सेल, दैट इज रॉबर्ट हुक, और इनकी बुक हमें पता होनी चाहिए मेन, माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। नेक्स्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये तो हमें पता ही है। एंड टैनमन ल्यूवेनहॉक, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम ऑब्वियसली कर देंगे। या फिर अगर ऐसा आ सकता है कि he was the first person to observe the living cells and name them animalcules, या फिर कौन ऐसे थे जिन्होंने animalcules नाम रखा था लिविंग सेल्स का, तो उसका आंसर भी होगा एंटन वन ल्यूवेनहॉक, राइट। फिर हो सकता है who was the first person to give the सेल थ्योरी, तो शिल्डीन एंड श्वान, सेल थ्योरी तो उन्होंने ही दी थी, राइट। तो फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये किसने कहा था? तो हमें पता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में आए कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये किसने कहा था? तो उसका आंसर होगा थियोडर श्वान, श्वान याद रखना, ठीक है। और प्लांट्स का अगर पूछा जाए तो ही इज मैथियस शिल्डीन, मैथियस शिल्डीन, ओके। रुडोल्फ वर्चो, अब पूछा जाए रुडोल्फ वर्चो ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये वर्ड आप एकदम माइंड में बिठा लो। अगर कहीं भी और कभी भी लिखा है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने कहा है, तो उसका आंसर होगा रुडोल्फ वर्चो, बिना कुछ सोचे समझे, बिकॉज ये आ सकता है, राइट। अगर सेल में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक वो शिल्डीन श्वान के बारे में पूछ रहे थे, मे बी अब आपको रुडोल्फ वर्चो के बारे में पूछ लिया जाए, बिकॉज ये हमारे सोर्सेज में मेंशन है, इसीलिए। अगर मॉडर्न एडिशन की थ्योरी की बात करें तो आपसे मेनली जनरली उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में आ सकता है, राइट। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया है, वो तो जब ये हम डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स, तो वो हम देख लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल इन बायोलॉजी। हमें बेसिक्स भी पता होने चाहिए, राइट, कि फाउंडेशन ऑफ सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। अब आगे बायोटेक्नोलॉजी का यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी एक अलग से ही पूरा फाउंडेशनल सब्जेक्ट है, राइट। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी का आता है, या फिर अभी भी कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह होती है वो किससे रिलेटेड है? बायोटेक से रिलेटेड है। तो उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन क्या है, किस बेसिस पे होता है? इट इज ऑन बेसिस ऑफ सेल।
तो इसलिए सेल की इंपॉर्टेंस ये है। सेल क्या कर सकता है? ग्रोथ बताता है, डेवलपमेंट बताता है, हेल्थ डिजीज बताता है, राइट। रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब सेल ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे, तो सेल में क्या है, हमारा जीन है वो ट्रांसफर होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस होता है, कितने रेपिटेडली हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, ये सब चीजें किससे हमें से क्या पता चलता है? ये सब चीजें इससे पता चलती है। अगर हम देखें एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, मतलब ये तो मोस्टली होता ही है हर टाइप ऑफ सेल में, ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, एक जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर हम कहें तो वो है। सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, मतलब ऐसा कुछ होगा। साइटोप्लाज्म भी होगा, मतलब इसके अंदर कुछ लिक्विड लिक्विड सा भी होगा। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। एक सेल होगा, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ये एक सेल मेम्ब्रेन है। देन फिर उसमें कुछ साइटोप्लाज्म भी होगा, मतलब कुछ फ्लूइड भी होगा, ठीक है, ये हमने कर दिया कि इसमें कुछ फ्लूइड भी होगा, और इसको हमने नेम कर दिया, इट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर फिर इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है, तो हम इसको कुछ बना देते हैं ऐसे, और हमने इसका नाम क्या दे दिया है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। इसे कहते हैं, मतलब सेल का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन इससे होता है, तो इसलिए इसको हम जनरलाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। वो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ये आगे डिटेल्ड सेल्स है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन अभी हमने बात करी, इट इज अ सेमी परमिएबल एंड कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, ताकि जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का है वो आ ना पाए, ठीक है। तो इसीलिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। कोई भी चीज होती है, हमें पता है, अगर आप लिक्विड को किसी ऐसे उसमें डाल दो तो वो बह जाएगा, राइट। तो फिर इसीलिए हम किसी ऐसे अगर जार में डालें, तो फिर बॉक्स में डालें, तो वो चीज है। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन एक्सप्लेन्स द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। और ये किससे रिलेटेड है? सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम देखो, इसमें आपसे ये नहीं पूछेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा दिखता है या उसकी फंक्शनिंग बताओ, नहीं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिंपल पूछा जाएगा, सपोज करो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो किसके कंटेक्स्ट में? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, या फिर कोई ऑर्गेनिक ऑर्गेनेली का नाम दे देंगे, या फिर सेल मेम्ब्रेन, तो उसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। या फिर ये पूछ सकते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन कंटेक्स्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये किससे दिया था? ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ये पूछ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन्स। मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, अभी हमें ये लाइन दिख रही है, बट इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बहुत ऐसे, और इसमें प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, ठीक है। अब हमें बताया ही है ये जेली लाइक फ्लूइड है, इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। न्यूक्लियस, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो यही तो एक डिफ्रेंसिएशन है, और जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है। हमेशा याद रखें कि न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज, ठीक है। ये तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमने एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई हाँ, सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम्म तो अब आप देखिए कि इसमें है कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, मेसोसोम, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं लिखा इसमें, फिम्ब्रिया, फ्लैजेला, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो ये कौन सा सेल हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये कौन सा सेल हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ें, तो दे आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस,
और मोस्ट ऑर्गेनेलीज उनके पास नहीं होती। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर यूनिसेल्युलर एंड उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स। जनरली क्या मतलब, मोस्टली ये यूनिसेल्युलर होते हैं, यूनिसेल्युलर। ठीक है। एंड आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है। अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो वो है न्यूक्लियस एब्सेंट, उसकी जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड। ये बहुत डिटेल्ड में नहीं, जो जिस फॉर्मेट में दिया आप इसी फॉर्मेट में से याद कर लेना, बिकॉज अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा कि जो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट और नॉट, मतलब प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीजें। ठीक है। डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, बट वो इनक्लोज्ड नहीं होता, इट इज नॉट इनक्लोज्ड। ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट, सब में होती है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड बैक्टीरिया। ये जब हमने पहले मतलब चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, जब नहीं चैप्टर 4 में जब हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी है ना, तब उसमें हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, राइट? और फंजाई की किससे बनी है, याद आ जाएगा आपका, आपने वो लेक्चर जरूर देखें। ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब डिफ्रेंसिएशन तो चाहिए होगा ना प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स में, तो वो यही है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सेल वॉल प्रेजेंट है इन मोस्ट। और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। ऑर्गेनेलीज, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, 70s टाइप के। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, एमीबा का देख ले, ऐसे करके, ऐसे, ये होता है बाइनरी फिजन। नो माइटोसिस, नो मियोसिस, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्के। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर, ये सिंपल आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेजर पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। जैसे सेल वॉल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल पूछा जा सकता है, वैसे अब तक ये नहीं पूछा गया है, जो जनरली पूछा जाता है वो ये ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं है, ऐसा कुछ पूछा गया है। चलो देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के नहीं पूछेगा, यूकैरियोट्स के ऑर्गेनेलीज को पूछा जाता है, वो हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे सेल वॉल है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो अगर हमें किसी चीज को शेप देनी है तो हम बाउंड्री करते हैं ना, तो वही बाउंड्री है सेल वॉल। इट गिव्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट? तो इसकी कुछ ऐसे होगा जिसमें इसमें डॉट डॉट्स हो गए, तभी तो इन आउट मटेरियल हो सकता है। तो इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्म, इट इज अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब साइटोप्लाज्म वही लिक्विड फ्लूइड। न्यूक्लियोइड कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो न्यूक्लियोइड होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आप ये पूछा जा सकता है प्लाज्मिड कि इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड विच प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, राइट? फिर राइबोसोम्स की बात करें तो वो 70s होते हैं, 30-50 का रेशियो होता है। पर चलो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, 70s हम याद रखना है। और राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस में उनका काम है। कैप्सूल ऑप्शनल, किसी में होता है किसी में नहीं होता, बट उनकी वो क्या करते हैं? एडिशनल प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन पैथोजेनिसिटी। जब पैथोजेंस, जो हमें पैथोजेंस क्या होते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, जो माइक्रोब कॉजिंग, मतलब जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो ऐसे पूंछ से निकली रहती है, ये होते हैं फ्लैजेला। ठीक है, किसी किसी में बहुत सारी निकली होती हैं, तो वो चीज है। किसी किसी में छोटी 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 बहुत सारी निकली होती है, तो उसे सीलिया कहते हैं। तो फ्लैजेला एक बड़ी सी, तो ये किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन, मूवमेंट में। फिर होता है पाइली फेम्ब्रिए, अटैचमेंट टू सर्विसेज सरफेसेस। सेक्स पाइले हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे ये जो पाइलीज हैं ये यूज होती हैं। और इंक्लूजन बॉडीज होते हैं न्यूट्रिएंट स्टोरेज के लिए, छोटी सी होती हैं, ऐसे 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 सेल में, ऐसे सेल में ये फैली हुई होती है। ये कुछ मेजर पार्ट्स थे और उनके फंक्शंस हैं। ठीक है। ये मतलब इतना कुछ वो नहीं है इसमें, आप एक कुछ अगर एक दो याद करने हैं तो आई लेट मी टेल यू कौन कौन से।
इसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा प्लाज्मिड, सेल वॉल आप बता ही देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। साइटोप्लाज्म हमने ऊपर पढ़ लिया। न्यूक्लियोइड आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का है, ये देखें। फ्लैजेला है, इसको देखें। इंक्लूजन बॉडी, इसको देखें। ठीक है, और थोड़ा बस ये वाला याद करें, सेक्स पाइले हेल्सन कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। हमने जब ये ऊपर पढ़ा था ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमने उसमें पढ़ा है, आर्की बैक्टीरिया भी, साइनो बैक्टीरिया भी, लेकिन चलो अगर इसमें लिखा है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यू बैक्टीरिया, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ई कोलाई, सेमोलेनेला, न्यूमोनिफेरिया जिससे हमें, नहीं, सेलेमोनेला टाइफी जिससे हमें टाइफाइड होता है। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक्स, नो पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। तो मतलब ये था ना, उसमें लिखा था कि मोस्टली प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो अगर नहीं प्रेजेंट है वो आर्के बैक्टीरिया है। मिथानोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। हेलोफिल्स वाटर, थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर। मिथानोजेंस जो मिथेन रिलेटेड है, गट्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, ये चीज। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गे, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स कहते हैं इन्हें। नॉस्टॉक, एनेबिना, ये चीजें हम अपने क्लासिफिकेशन जब चैप्टर हमने किया था ना उसमें डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो वो चीज आप वहां से पढ़ के जब इधर आएंगे तो ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब आप देखें, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज, पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम्स, साइटोसोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये चीजें किसमें आ रही हैं? तो अगर न्यूक्लियस आ गया तो अब ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो गया है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सही, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट है एंड सराउंडेड बाय, अगर न्यूक्लियस है तो वो भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, डबल प्रोटेक्शन। डीएनए लीनियर एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसपे वो लपेटा जाता है, जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक ही स्टोन प्रोटीन होता है, ये इस पे ऐसे ऐसे लिपटा रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो चीज है हिस्टोन प्रोटीन, वो चीज है। ठीक है। सेल का साइज होता है लार्जर, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ऑर्गेनेलीज है प्रेजेंट एंड मेम्ब्रेन ब्राउन। और अगर प्रोकैरियोटिक्स आपने ध्यान से सुना था, उसमें लिखा था कि देयर आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, उनकी जो मेम्ब्रेन और जो उनके ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। सेल डिवीजन, उसमें था माइटोसिस मियोसिस नहीं होता, इसमें माइटोसिस मियोसिस होता है। एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स। प्रोटिस्ट वहां पे नहीं था। मोनेरा जो थे वो आएंगे प्रोकैरियोट्स में, जैसे यू बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो सब आते हैं प्रोकैरियोट्स में। एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल्स, प्रोटिस्ट, तो ये सब चीजें किसमें आएंगे? यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो हमें इसमें याद रखना है कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हम पढ़ रहे थे जैसे, तो होता क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स within the eukaryotic cells that are enclosed by lipid membranes. ठीक है, इनका भी एक प्रॉपर membrane होती है। These membranes separate the organelle's internal environment from the cytoplasm and helps perform specific functions efficiently. ठीक है, ये होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये पूछा नहीं जाएगा बट हमें बेसिक्स थोड़े बहुत तो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑर्गेनेलीज जो है प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वाली जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं प्रेजेंट होती। तो वो ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनेलीज ही प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज हमने पढ़ा था वो ऊपर, स्टोरेज के लिए प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेली है। ठीक है, राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं। अभी मैंने आपसे बात करी थी न्यूक्लियस की, हम बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखें, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन्स हैं, क्रोमेटिन्स, थ्रेड्स, आप इन्हें जेनेटिक थ्रेड्स कह सकते हैं। फिर ये रहा न्यूक्लियर इन्वेलप, ये रहा आपका ऊपर की कवरिंग। ठीक है,
फिर ये राइबोसोम्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, वही काम इसका यहाँ भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। enclosed by double layered nuclear envelope with pores, ताकि इन एंड आउट ऑफ मटेरियल हो सके। डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कैसे हो गया, डीएनए था, ठीक है। अगर उसको सिंगल स्ट्रैंडेड कर दे तो क्रोमोसोम्स हो गया, अगर ऐसे दूर से देखा जाए। फिर वो हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा रहता है तो फिर वो बन जाता है क्रोमेटिन, ठीक है। फिर न्यूक्लियोलस फॉर आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस में। तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो जीन एक्सप्रेशन सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, मतलब अब कहीं ना कहीं उसके पास हमारा डीएनए है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। जीन एक्सप्रेशन सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इनडायरेक्टली। तो ये नहीं, ये याद रखो, स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन, न्यूक्लियस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ये याद रखना है। कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन एंड, तो ये भी न्यूक्लियस आ, ये हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। हम ये मेन पॉइंट्स जो की फोकस एरियाज है ना ऑर्गेनेलीज की, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, हमें वो ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, डायरेक्ट सिंपल यहीं से आ जाता है। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। याद रखो, डबल मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, क्रिस्टे कहते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कुछ ऐसे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, इनको क्रिस्टे कहते हैं। इनका खुद का डीएनए है जिसे कहते हैं एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो हमें याद रखना उसकी फुल फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और उसमें उसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, सेल में तो होते ही होते हैं। तो ये जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का भी डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है। एटीपी प्रोडक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एंड इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं। जो उसके इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। और ये पावर हाउस ऑफ सेल है, मतलब यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होता है। सपोज करो पहले आता था कि विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अब ठीक है, हमें ये पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया उसका आंसर है, बट लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि अगर हमसे माइटोकॉन्ड्रिया पूछा गया तो हम उसको एनालाइज करें, और एनालाइज में हमें पता चलता है डिटेल कि वो एटीपी प्रोडक्शन होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। अब हमें ये चीज पता चल गई, मे बी अब क्वेश्चन वो चेंज कर दें, सेम क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया उसका आंसर होगा, लेकिन वो पूछेंगे विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी ही नहीं पता होगा तो हमें नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, थ्रू विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी अपरेटस। इन्हें गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। दे आर द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक्स। तो देख लेते हैं ऊपर, इसमें गोल्जी बॉडी ये रहा, ये होता है गोल्जी बॉडीज, ये रहे सैक, है ना। ये वैसे दो तरीके के होते हैं, ट्रांस कुछ ऐसे करके भी होता है, बट लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक, मतलब ऐसे ऐसे, ये होता है गोल्जी बॉडीज। मॉडिफाइज सॉर्ट्स पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसका मेजर हमें काम क्या याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है ये, अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ही आएगा। विच ऑर्गेनेलीज मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन, याद रखना पैकेजेस प्रोटीन, तो वो कौन है, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक्स, तो ये कौन है, तो ये गोल्जी एपेरेटस है। फॉर्म्स लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सीक्रेट्स मटेरियल आउटसाइड द सेल। तो आप ये दोनों फंक्शंस याद रखें, ठीक है। हम देख लेते हैं लाइसोसोम्स अब इससे सीक्रेट हो रहे हैं तो वो क्या है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। इसका डायरेक्ट आता है सुसाइडल बैग्स, इन्हें अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनका खुद का ऑटोलिसिस ड्यूरिंग सेल डेथ, अपने आप को ही खत्म कर देते हैं, तो इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स, तो उसका आंसर होगा लाइसोसोम्स। डाइजेस्ट worn आउट ऑर्गेनेलीज, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है, खुद को भी खत्म कर देते हैं। और ये बैक्टीरिया वायरसेस इनको भी ऑटोलिसिस ड्यूरिंग सेल डेथ। इन्वॉल्व इन डिफेंस इन वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये डिफेंस के हेल्प करता है, इन्वॉल्व इन डिफेंस।
ऑब्वियस सी बात है, और सुसाइडल बैग्स है, तो चांसेस जो रहेंगे क्वेश्चन आने के वो ये रहेंगे कि वो सुसाइडल बैग एंड इन्वॉल्व इन डिफेंस। वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये प्रोमिनेंट मतलब ज्यादातर क्या होते ही मैक्सिमम प्लांट सेल्स में है। दे आर द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये ऐसे इतना बड़ा सा होता है, जैसे ये प्लांट का सेल है तो बाकी जगह कुछ कुछ होगा, तो ये होगा वैक्यूल। इसका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ वाटर, वेस्ट, आयंस एंड पिगमेंट्स। तो ये इसका हमें फंक्शन याद करना है। मेंटेन टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल्स। टर्गर प्रेशर हमें पता है प्लांट सेल्स में, तो ये चीजें हमें इसकी याद रखनी है। ये दोनों फंक्शंस हमें, आपको फंक्शन सबके याद रखने हैं। तो जिसमें मैंने बॉक्स बनाए हैं वो तो मैंडेटरी है, उन्हें तो किसी भी हालत में नहीं भूलना। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ वाटर, वेस्ट, आयंस एंड पिगमेंट्स किसमें है? वैक्यूल्स का फंक्शन है। और टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है ये प्लांट सेल में। स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड ऑफन एब्सेंट। ठीक है, जनरली एब्सेंट होता है, या फिर किसी जो, अगर ये एनिमल सेल में है तो ये बहुत छोटा साइज होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, peroxisomes contains the oxidative enzymes, मतलब catalyze, मतलब कैटलिस्ट, जो कि रिएक्शंस को तेज कर देता है। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म आ गया, डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स। तो इनका काम क्या करता है? ये कैटलाइज करता है, एंजाइम की रिएक्शंस को बढ़ाता है। तो उससे वो किसका काम है? पेरोक्सिसोम्स का। ठीक है, एक देख लेते हैं प्लास्टिड्स। ये ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। प्लास्टिड्स याद रखना, नीचे लिखा रह सकता है ओनली ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, तो उसका आंसर होगा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स तीन तरीके के हैं। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है कंटेन क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है प्लांट का। हम कहते हैं ना ग्रीन कलर क्यों आता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। और वो कौन से टाइप का प्लास्टिड है? क्लोरोप्लास्ट। फिर आता है क्रोमो। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट है, वो भी पिगमेंट स्टोरेज है। अगर रेड आ रहा है, येलो, ऑरेंज कलर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बायोमोलिक्यूल्स की स्टोरेज करता है। ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की स्टोरेज किससे करी? ल्यूकोप्लास्ट ने। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा कलर? ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट में रेड, येलो, ऑरेंज कलर। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। या फिर अगर हम उसको कंसोलिडेटेड करें तो इट्स बायोमोलिक्यूल्स की स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और एक स्मूथ होते हैं, जैसे ऐसे बने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे अगर ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए, तो ये तो हो गए रफ, इसका सरफेस रफ हो गया, तो इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब हैज राइबोसोम्स ऑन सरफेस। अब राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली सेक्रेटरी प्रोटीन्स। स्मूथ है, मतलब कोई भी उस पे राइबोसोम्स नहीं है, स्मूथ है। तो नो राइबोसोम्स, लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन पेरोक्सिसोम्स का काम था इन लिवर, उससे मिलके स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल। ठीक है, ये किसका काम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आपसे पूछ सकते हैं इसमें जो क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक है। राइबोसोम्स किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं जो लिपिड सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस वो कौन सी ऑर्गेनेलीज के थ्रू होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सपोज करो आंसर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक नहीं है, पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो गो विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, तो इसका ये था। अब अपने मेन देख लिया, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना रहे। न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स जीन एक्सप्रेशन एंड स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। राइट, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल है, उसका खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स है, एटीपी प्रोडक्शन करता है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करता है। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी उसकी फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, Golgi apparatus, stack of flattened sac and modifies, sorts and packages proteins and lipids. Protein और lipid synthesize किसने किए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। पैकेज किसने किया? Golgi bodies ने। एंड लाइसोसोम्स को फॉर्म करता है,
हेल्प्स इन, और सुसाइडल बैग्स कौन होते हैं? लाइसोसोम्स, और वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट एंड वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को। इन्वॉल्व किसमें होते हैं? डिफेंस में। वेक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वेक्यूल्स क्या होते हैं? ये ज्यादातर प्लांट सेल में होते हैं, तो वो लार्ज साइज के होते हैं। अगर एनिमल में है तो बहुत छोटे हैं, या तो है ही नहीं। तो इनका काम क्या होता है? दे स्टोर करते हैं वाटर, वेस्ट, आयंस जो थे जो पानी में से मिलते हैं, और कुछ पिगमेंट्स को। ठीक है, वेक्यूल्स। फिर बात होती है प्रोटोक्सिजोम्स की। वो कंटेन करते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो कि रिएक्शन को तेज कर देता है, कैटलिस्ट। ठीक है, वो चीजें। तो वो क्या करते हैं? हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिड, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से रिएक्शन को तेज करना। फिर हमने बात की थी प्लास्टिड्स। ये ऑर्गेनेली सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। तीन तरह की होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें जो और क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो कि ग्रीन कलर एमिट करता है। क्रोमोप्लास्ट है, पिगमेंट को स्टोर करता है, और कौन से कलर एमिट करते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज। ल्यूकोप्लास्ट है, वो स्टोर करता है बायोमोलिक्यूल्स को। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और स्टोर करता है कैल्शियम को मसल्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज थी, और यही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। या फिर पूछ लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, जो कि न्यूक्लियस का डिफरेंशिएशन है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, वेरएज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अगर यहाँ पे राइबोसोम्स का देखें तो 70s जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और राइबोसोम्स 80s प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, आपसे सिंपल पूछा, सेलुलर सुसाइड, सेल का सुसाइड उसे कहते हैं सेल, ठीक है, सेल डेथ। इसके लिए हमें पता होना चाहिए प्रोग्राम्ड प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, इट इज द डेथ ऑफ अ सेल इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, which is mediated by intracellular program and is referred to as cellular suicide। इसको क्या कहते हैं? सेल्यूलर सुसाइड। अब हमें देखना है ये सेल्यूलर सुसाइड कैसे होते हैं। मतलब इट इज कैरिड आउट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंडर। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फिंगर टोज इन अ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो occurs because cell between finger apoptose। ठीक है, the result is that the digits are separated। कैसे? सिंपल है, ऐसे टोज बन रहे हैं, अगर वो सेपरेट, वहां पे एपोप्टोसिस होएगा ही नहीं। ठीक है, उसके सेल डिवाइड होना बंद नहीं करेंगे, खत्म नहीं होंगे, तो ये फिर ऐसे ऐसे फिंगर नहीं हो जाती। पर ये तो फिंगर्स हमारी ऐसे, फिर दूसरी ऐसे, फिर ऐसे, ये जो गैप है ना, ये चीज इसका रिजल्ट है, किसका? एपोप्टोसिस का, प्रोग्राम सेल डेथ का। ये एक फंडामेंटल फंक्शन है ड्यूरिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू की डेवलपमेंट के टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फंडामेंटल फंक्शन ड्यूरिंग टिश्यू डेवलपमेंट, टिश्यू डेवलपमेंट किसकी? बोथ प्लांट, प्लांट की भी और एनिमल की भी। तो अपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, ये सब प्रोग्राम्ड सेल डेथ के फॉर्म्स है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोग्राम्ड सेल डेथ की, एक होता है एक्सीडेंटल सेल, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ को कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, और प्रोग्राम्ड सेल डेथ को कहते हैं एपोप्टोसिस। ये याद रखना है। फिर किस वजह से हुआ, मतलब उनकी डेथ, इंटरनल एक्सटर्नल सिग्नल, ये हमारे बॉडी के सिग्नल्स हैं। ठीक है, नेक्रोसिस में इंजरी, टॉक्सिन्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिर वो एक्सीडेंटल है। ठीक है, प्रोसेस एनर्जी डिपेंडेंट, एनर्जी चाहिए, एनर्जी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनका तो बाहर से मिल रहा है ना फैक्टर,
जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, इंजरी, टॉक्सिन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए वो एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्फ्लेमेशन एब्सेंट, प्रेजेंट, सूजन, आउटकम सेल नीटली रिमूव्ड एंड सेल बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैमेज कॉज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें कोई डैमेज का सीन नहीं है अपोप्टोसिस में। वेरएज नेक्रोसिस होता है तो वहां पे डैमेज कॉज होता है, राइट। तो अगर पूछा जाए कि प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस या ऑटोफेजी भी कह सकते हो आप। ऑटोफेजी अगर ऑप्शन में है तो आप लिख सकते हो ऑटोफेजी। ठीक है, ये हमारा सेल का चैप्टर था। ऐसे ही पूछ लेते हैं इसको, इस वाला जो ये प्रोग्राम सेल डेथ है ना, इसको नॉर्मली ऐसे ही पूछा जाता है कि जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस है वो। ठीक है, नेक्रोसिस नहीं है, याद रखना। नेक्रोसिस एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। ठीक है, इतना ही इस सेल वाले चैप्टर में से आता है। जितना मैंने हाईलाइट किया ना, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई नीट एग्जामिनेशंस नहीं देनी है। हमें यहाँ पे यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरएज अगर हम थोड़ा नीट का देखते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तो बहुत माइनर चीजें हैं, बट फिर इसकी और डिटेल्स होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो बेसिक्स है, जो नीट के अगर कोई देख रहा है तो उनके लिए तो ये बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल्स कह सकते हो आप सेल के। वेरएज अगर आप पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये आपके लिए कंसोलिडेटेड है बिल्कुल। ठीक है, thank you for watching this lecture and do like, share and subscribe our channel for more such videos. हम बायोलॉजी को ऐसे ही कवर कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। फिर जो कुछ टॉपिक्स जो बचेंगे, सपोज जो बहुत ही माइनर है, जहाँ से क्वेश्चन जो है कि 4-5 साल में एक बार आता है, ऐसे क्वेश्चंस पे हम अपने जो एमसीक्यू सीरीज हमने जो हम कर रहे हैं सीरीज अपनी घटना चक्र वाली, उसमें जो पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं उसके बेसिस पे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, वहां उसका एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम इस सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स चाहिए होंगे तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां जाके देख लेना। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो